नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। और आपका स्वागत है आज रात को इस योजना के लेक्चर में। आज प्रीमिक्स नहीं करेंगे, आज योजना का जो अक्टूबर मंथ का जो एडिशन है उसका डिस्कशन एनालिसिस बहुत ब्रीफली करेंगे। तो पहले तो योजना मैगजीन के बारे डिस्कशन शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मैं वैसे यूजुअली ये वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा बताता हूं कि देखिए, योजना मैगजीन पढ़नी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका एनालिसिस या समरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। योजना मैगजीन पेज टू पेज पढ़ना, बहुत सारा डेटा एनालाइज करना, बहुत कुछ फैक्ट्स पढ़ना, दैट कैन बी वेरी ओवरवेलमिंग। और इसलिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, हमारा भी उसमें से एक है, जो कि योजना मैगजीन की समरी निकालते हैं। उसका वीडियो में भी समरी आती है और आप जैसे इसका पीडीएफ भी बाद में एक्सेस कर पाएंगे। ये मैगजीन बहुत इजीली अवेलेबल है, सरकार के द्वारा बनाई गई मैगजीन है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इस मैगजीन को पब्लिश करती है। सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि जो टॉपिक्स हमारे यूपीएससी के सिलेबस में होते हैं ना, उन टॉपिक्स से काफी ओवरलैपिंग कंटेंट हमको योजना मैगजीन में मिल जाता है। न्यूज़पेपर्स आप पढ़ते हो, न्यूज़पेपर्स आप चाहे प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो, या चाहे इंटरव्यू की कर रहे हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ के क्या होता है कि आपका ओपिनियन बनता है। उन लोगों के द्वारा जो लिखी गई बातें हैं आप पढ़ते हो, जिनका एक्सपीरियंस रह चुका है सरकार में काम करने का या सरकार को बाहर से देखने का। अब हम उनके ओपिनियंस पे डिपेंड करते हैं। और अक्सर यह भी देखा जाता है कि न्यूज़पेपर में सरकार की किसी पॉलिसी को या किसी बिल को या किसी योजना को क्रिटिसाइज किया जाता है। योजना मैगजीन में सरकार अपना स्टैंड देती है, सो देयरफॉर आपको एक बैलेंस्ड पिक्चर मिलता है, एक बैलेंस्ड ओपिनियन मिलता है by reading Yojana along with your newspapers. And ultimately, as a bureaucrat, as a prospective bureaucrat, आपने अपनी वाणी में, अपने लिखित में, जहां पे भी आपने बात लिखनी है, बोलनी है, बैलेंस्ड ओपिनियन के साथ, संतुलन के साथ बोलनी है। सो योजना हेल्प्स अस टू गिव दैट बैलेंस। नाउ ये 5 टॉपिक्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे जो कि हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स तो खैर 4 ही हैं, बाकी जो लास्ट टॉपिक है उसमें 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। मैं कई बार देखता हूं कि कुछ स्टेट्स हैं, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, वहां पे सीधा सीधा ना स्कीम जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम हो गया या गति शक्ति योजना हो गया, वो सीधा स्कीम का टॉपिक उठा के पूछ लेते हैं कि इसके ऊपर ऐसे लिखो। तो अब अगेन स्टेट सिविल सर्विसेज की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, चाहे पंजाब से हैं, चाहे यूपी से, बिहार से, किसी भी स्टेट से हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए भी योजना मैगजीन की समरी इंपॉर्टेंट है। और वेरी स्मार्टली हमने इस मैगजीन में से कंटेंट को ऐसे पढ़ना है कि हम एस्से में भी इसका इस्तेमाल कर सकें। तो जैसे कि इस बार का जो एडिशन है वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ब्रॉड टर्म है ना। रोड भी आता है, रेल भी आता है, एयरपोर्ट्स भी आता है, स्पेस भी आता है, कितना कुछ आ जाता है। और भारत आने वाले, अब अमृत काल की बात होती है, तो 23-24 सालों में, हम आने वाले 24-25 सालों में जब विकसित भारत बनेंगे, तो विकसित भारत बनने का जो हमारा श्रेय है वो किस पे जाएगा, वो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो है नहीं है कि कोई 100, 200, 300, 400 रुपए की बात है। लाखों, करोड़ों, अरबों करोड़ों रुपए की रिक्वायरमेंट होती है एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ही कंजम्पशन ड्रिवन होगा, कंजम्पशन ड्राइव होगा तो ही हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। तो खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार को भी करना है, प्राइवेट सेक्टर को भी करना है। अब यहां पे शुरुआत में चंद्रयान 3 की बात करेंगे। देखिए, चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को हम सब ने टीवी चैनल्स पे देखा, जब सक्सेसफुल लैंडिंग हुआ विक्रम रोवर का ऑन द साउथ पोल ऑफ मून। तो विक्रम रोवर का जो मैसेज था कि भाई, आई रीच्ड माय डेस्टिनेशन एंड सो डिड 150 करोड़ इंडियंस एज वेल, जो इतनी प्रे कर रहे थे इस मिशन के लिए, जो दिन रात इस मिशन की सक्सेस के लिए प्रे कर रहे थे। तो ये जो कामयाबी है ये केवल इसरो की नहीं है, लेकिन सभी भारतीयों की है। ऑफ कोर्स इसरो के साइंटिस्ट ने बहुत दिन रात मेहनत करी है। 23 अगस्त 2023 को इसरो ने कदम रखा वहां पे जहां पे कोई और देश नहीं जा पाया। भारत बना चौथा देश टू लैंड ऑन द लूनर सरफेस, लेकिन पहला देश जो कि मून के उस दक्षिण पोल पे लैंड कर पाया, जहां पे कोई भी कंट्री ने आज तक नहीं ये कामयाबी हासिल करी। रोवर का नाम क्या था, विक्रम, ये आपको पता हो। भारत की स्पेस जर्नी अगर हम देखें, अगर उसके पहले रॉकेट से लेके आज सक्सेसफुल लूनर मिशन की बात हो, हम चाहे मार्स ऑर्बिटर मिशन की बात करें या चाहे आदित्य मिशन की बात करें, मिशन टू द सन, ये मिशंस और ये सब दिखाता है, दिस इज द टेस्टामेंट ऑफ द ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन, जो संकल्प और विकल्प हजारों साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के द्वारा इतने सालों से लिया गया है, ये वो दर्शाता है।
और साथ के साथ जो कि फाउंडिंग फादर थे हमारे स्पेस प्रोग्राम के, डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनका जो विजन था कि हमने वो करना है कि हम सबसे अव्वल दर्जे पे आए, हम सिकंदर बने, वी मस्ट बी सेकंड टू नन अगर एप्लीकेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज की बात आती है। विक्रम साराभाई का कहना था कि हम वो देश हैं जिसने दुनिया की कितनी सारी सभ्यताओं को बहुत सारी चीजें खोज के दी हैं, चाहे वो इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स है, चाहे वो इन द फील्ड ऑफ साइंस है, या चाहे वो इन द फील्ड ऑफ सर्जरी है। तो बेशक 250-300 साल हमने अंग्रेजों की गुलामी करी, लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट और अपनी इस तेज गति को आगे बढ़ा के हमने वो कामयाबी हासिल करनी है स्पेस की फील्ड में जो कि और किसी देश ने नहीं करी है। इंडिया का खुद का एक ब्रांड बन चुका है मेक इन इंडिया का। ये अपने आप, ये जो मिशन है चंद्रयान 3 का, वो दिखाता है कि हमने कोई लाखों करोड़ों रुपए, इतने ज्यादा खर्चा नहीं हमने किया कि ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का, कॉस्ट इफेक्टिव फ्रूगल इनोवेशन की मदद से कॉस्ट इफेक्टिव कम दाम में हमने, चाहे वो मार्स का मिशन था, चाहे वो एस्ट्रोसैट की बात करें, एस्ट्रोसैट भारत का पहला डेडिकेटेड स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी है, चाहे वो अपने IRNSS प्रोग्राम की बात करें, चंद्रयान प्रोजेक्ट की बात करें, हमने ये एक मिनिमलिस्ट अप्रोच के साथ, यानी कि जितना हम कम रिसोर्सेज में हम जितना खर्चा कर सकते हैं, कम रिसोर्स, जो रिसोर्सेज हमारे पास डिस्पोजल में है उतने ही रिसोर्सेज में हमने ये प्रोग्राम सक्सेसफुल करे हैं। आज हमारे पास अपना खुद का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी है, नाविक। अब वो काफी फोन्स के साथ एम्बेड हो रहा है। आज से कुछ साल पहले तक हम जीपीएस पे निर्भर होते थे, हमारा खुद का जीपीएस बन चुका है नाविक। तो ये अपने आप दर्शाता है कि भारत आज उन चंद देशों में आ चुका है जहां पे वो देश, चाहे वो अमेरिका है, चाइना है, जापान है, जितनी तरक्की स्पेस प्रोग्राम में, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में उन देशों ने करी है, तो हम ज्यादा पीछे नहीं हैं, हम भी काफी आगे आ चुके हैं। इसरो ने और अग्रीमेंट्स और एमओयूज भी साइन करे हैं आज काफी देशों के साथ कि कैसे उनके साथ भी हम जॉइंट मिशंस प्लान कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है कि इसरो कैसे नॉलेज ट्रांसफर कर सकता है, केटी कर सकता है इन देशों को। पोटेंशियल जो स्पेस सेक्टर का है दैट इज मच ग्रेटर देन जस्ट लॉन्चिंग सैटेलाइट्स और एक्सप्लोरिंग स्पेस। इसरो ने कई ऐसे कदम उठाए हैं इन द डायरेक्शन ऑफ कनेक्टिंग स्पेस एप्लीकेशंस एंड टेक्नोलॉजी विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस एज वेल। अब स्पेस टेक्नोलॉजी का रेलेवेंस गवर्नेंस में कैसे है, उस बात को भी इसरो ने काफी इसका खास ख्याल रखा है, और इसके बारे में आगे और बात करूंगा इन स्पेस के बारे। नाउ प्राइवेट सेक्टर, देखिए स्पेस सेक्टर में इंडिपेंडेंस के बाद हमने देखा कि ज्यादातर जो इन्वॉल्वमेंट थी वो पब्लिक सेक्टर की थी, और प्राइवेट सेक्टर को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी स्पेस सेक्टर में एंटर होने के लिए। अब प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स को भी उतने मौके मिल सकें और वो भी इसरो के साथ कोलैबोरेट करके कटिंग एज टेक्नोलॉजीज बना सकें स्पेस सैटेलाइट्स में, इस बात की कोशिश को प्रमोट करने के लिए, इस चीज को प्रमोट करने के लिए सरकार ने एक एजेंसी का निर्माण किया है जिसका नाम है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, इसके बारे आगे और बात करेंगे। तो इसरो आज के टाइम पे 150 स्पेस स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहा है। देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम पिछले कुछ 9-10 सालों में हम देख रहे हैं काफी उभर के हमारे देश में आ रहा है। स्पेस सेक्टर में भी जो स्टार्टअप कल्चर है वो काफी उभर रहा है। 150 से ज्यादा स्टार्टअप्स इसरो के साथ काम कर रहे हैं, और ये बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम की बात है। ये जो इन स्पेस एजेंसी है इसको बने को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी हार्डली 2-3 साल ही हुए हैं। तो ये एक हमारे सामने जीता जागता एग्जाम्पल है कि यदि सरकार और प्राइवेट सेक्टर एकजुट हो जाएं, तो चाहे वो टेलीकॉम है, चाहे वो हम हेल्थ केयर की बात करें, या चाहे वो स्पेस की बात करें, हम हर दिशा में, हर क्षेत्र में तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहता हूं हमारे एसए प्रोग्राम के बारे, एसए मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे, जिसको मैं आपका चहेता कुबेर सर इस प्रोग्राम को लीड कर रहा हूं। नाउ अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं या 2025 के एस्पिरेंट हैं और आप एसए संबंधित अपनी तैयारी मजबूत करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, एसए फॉर यूपीएससी 2023, 2024 एंड 2025। दोस्तों यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया गया है। इस कोर्स के फीचर्स के बारे और डिटेल में समझने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। कूपन कोड SA15 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 15% ऑफ भी मिलेगा। साथ के साथ मेरे द्वारा पर्सनलाइज मेंटरशिप आपको इस एसए के प्रोग्राम में मिलेगी। आपको काफी कंटेंट लेक्चर्स जो कि थीमेटिक बेस्ड पे हैं और फिलोसफिकल बेस्ड पे भी हैं, वीडियो लेक्चर्स अलोंग विद द पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा। आपकी बकायदा टेस्टिंग की जाएगी, 2 सेक्शनल टेस्ट और 3 फुल लेंथ टेस्ट, और उन टेस्ट में जितने भी टॉपिक्स होंगे उनका मॉडल एसे साइनॉप्सिस
अलॉन्ग विद योर डिटेल्ड फीडबैक एंड इवैल्यूएशन भी आपको दिया जाएगा, और 1-on-1 मेंटरशिप कॉल्स में भी आपको जुड़ने का मौका दिया जाएगा, ऑल एट द कॉस्ट ऑफ 7,250 ओनली। और जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। नाउ अब बात करेंगे स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अब देखिए, अब अगेन यहाँ पे थोड़ी फैक्चुअल बातें ज्यादा हैं, इसमें कुछ एनालिटिकल बातें नहीं मुझे लगी। अब अगर इंडियन स्पेस एक्टिविटीज की बात करें तो निर्माण होता है 1962 में, जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था INCOSPAR का, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। 1969 में INCOSPAR का सक्सेसर बना ISRO यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1972 में तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्पेस सेक्टर है रिलेटिवली यंग है, इतना ज्यादा अभी एज नहीं है हमारे स्पेस प्रोग्राम्स, अगर हम तुलना करें अमेरिका के साथ या यूके के साथ तो वो ठीक है। अब कई बार लोग कहेंगे कि क्या मिल गया 450 करोड़ का मार्स ऑर्बिटर मिशन दिखा के या चंद्रयान दिखा के। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डाउट करते हैं कि ये 300-400 करोड़ क्यों सरकार वेस्ट कर रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई भारत का स्पेस प्रोग्राम तो बहुत पीछे है, अमेरिका को देखो, नासा को देखो। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे, उनकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। बात को समझो कि हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है अभी बहुत एक एक यंग स्टेज पे है, और आप आने वाले 24-25 सालों में सोचो कितनी तरक्की हम कर पाएंगे। 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को बनाया गया था टू ओवरसी द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी टू मीट वेरियस नेशनल नीड्स। देखिए दोस्तों, आज़ादी के बाद हमारे देश के सामने कई चुनौतियां थी। हमारे देश ने आज़ादी के बाद बहुत कुछ देखा है। आज़ादी के दौरान पार्टीशन देखा है, हमने लड़ाइयाँ देखी हैं, चाइना के साथ लड़ाई देखी है, पाकिस्तान के साथ लड़ाई देखी है, उत्तर पूर्व में हमने सेपरेटिज्म की भावना देखी है, इंसर्जेंसी देखा है, हमने इमरजेंसी का काला काल भी देखा है। अब ये बातें आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। हमने, चाहे वो नक्सलिज्म की बात हो, चाहे वो पंजाब की बात हो, चाहे वो कश्मीर की बात हो, काफ़ी सारे ऐसे राज्य थे जो कि आज़ादी के बाद जल रहे थे, आग लगी थी, दंगे हो रहे थे, और उस सब के बीच में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है इसरो। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है इसरो जो कि बिल्कुल कंप्लीटली वॉज इंसुलेटेड एंड आइसोलेटेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कम्युनलाइजिंग टेंडेंसीज और पॉलिटिकल प्रेशर। एंड देयरफॉर इसरो ने साबित किया है कि बिना पॉलिटिकल प्रेशर के, बिना पॉलिटिकल इंटरवेंशन के इसरो क्या कर सकता है। इसरो की बात करें, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। इसरो का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। इसरो ने इस्टेब्लिश करे हैं बहुत सारे स्पेस सिस्टम्स फॉर कम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। आज देखिए आपके सामने कितने सारे टीवी चैनल्स हैं। आज आप देखते हैं कि हमारे सामने फ़ोन पे अपडेट आ जाता है कि कल बारिश होनी है कि नहीं होनी है। किसानों को कितना फ़ायदा होता है कि उनको पता लग जाता है कि किस तरह से उनकी फसल होगी आने वाले सीजन में। वेदर फोरकास्टिंग फैसिलिटीज़ ना कि केवल हमको बट किसानों को भी मिल रही है। ये सब की उपलब्धि किसने कराई है? ये सब की उपलब्धि हुई है थैंक्स टू द रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इसरो। और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, PSLV और GSLV, दो ट्रस्टेड लॉन्च व्हीकल्स हैं जो कि इसरो के द्वारा बनाए गए हैं। देन बात आती है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तिरुवनंतपुरम में। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। मेजर प्रोग्राम्स की बात करें तो जो डेवलपमेंट ऑफ PSLV है, GSLV है या लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, इन सब व्हीकल्स की, इन सब पेलोड्स की जो डेवलपमेंट थी वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में हुई है। UR राव सैटेलाइट सेंटर। अब आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं यहाँ पे, जस्ट टू सी आप कितना अटेंटिवली वीडियो को देख रहे हैं। एंड वी आर अराउंड अबाउट 14 मिनट्स इनटू द वीडियो। UR राव का फुल फॉर्म आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और साथ के साथ आपने ये भी बताना है कि इनको क्या खिताब दिया गया था, क्या टाइटल दिया गया था। दिस इज जस्ट टू सी कि कितने व्यूअर्स वीडियोस को एंड तक देखते हैं और कितना अटेंटिवली आप इन वीडियोस को देखते हैं। हमें भी अच्छा लगता है जब ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो मोटिवेशन मिलती है वीडियोस को बनाने की, कंटेंट बनाने की। नहीं तो ऑब्वियसली आजकल हर कोई चाहता है कि 1 मिनट में ही सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हम देख लें। तो अगर आप कमेंट करेंगे, पार्टिसिपेशन ज़्यादा मिलेंगी, एंगेजमेंट ज़्यादा मिलेगी। एक टीचर के लिए उससे बड़ी बात और कुछ नहीं होती है। तो UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में है। इसका जो इन्वॉल्वमेंट रहता है डिजाइन, डेवलपमेंट एंड रियलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग और साइंटिफिक सैटेलाइट मिशन के लिए रहता है। देन इन स्पेस के बारे हमने जो बात अभी पीछे शुरू करी थी 5 मिनट पहले, देखिए अब स्पेस सेक्टर को ओपन अप करा गया प्राइवेट सेक्टर के लिए, और स्टार्टअप्स को भी इंकरेज किया गया कि वो भी स्पेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकें, प्रमोट कर सकें। तो एक इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता आती है। किसके अंडर? अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। वही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो कि 1972 में बनाया गया था।
और उस एजेंसी का नाम रखा जाता है INSPACE। INSPACE यानी कि इन स्पेस परमिट और ओवरसी करता है एक्टिविटीज ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड द स्टार्टअप्स। और ये एक किस्म का एक ऐसी इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी बनाई गई है जो कि ओवरसी करेगी डिफ्यूजन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी और देयरफॉर आल्सो गिव एन इम्पेटस टू बूस्टिंग द स्पेस इकोनॉमी विद इन इंडिया। तो रेगुलेशन का काम स्पेस एक्टिविटीज का, चाहे वो बिल्डिंग ऑफ लॉन्च व्हीकल्स है, सैटेलाइट्स है, या स्पेस बेस्ड सर्विसेज को प्रोवाइड करना, तो ये सब जो काम है रेगुलेशन का इन स्पेस के द्वारा देखा जाएगा। इट विल परमिट शेयरिंग ऑफ द स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इसरो एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेम्पररी फैसिलिटीज विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ इसरो। इन स्पेस ऑपरेट करेगा अपने हेडक्वार्टर से जो कि अहमदाबाद में है, और इन स्पेस के जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो बेंगलुरु और मुंबई में है। देन एक नए कंसेप्ट की बात करेंगे, यूनिटी मॉल्स। देखिए मॉल्स जाना हर किसी को अच्छा लगता है। अब अक्सर कहा जाता है कि देखिए लोगों के एस्पिरेशंस हैं, लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों में आना चाहते हैं। मुझे याद है, अब देखिए मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, मतलब मैं अगर बात करूं आज से 25 साल पहले जब मैं स्कूल में था, तो हम अपने रिलेटिव्स को मिलने जब दिल्ली जाया करते थे तो वहां पे बहुत बड़े बड़े मॉल्स देखते थे। तो चंडीगढ़ में जब सबसे पहला मॉल 2003 में बना तो लगा कि यार वाह, ये चीज जो कि दिल्ली तक सीमित थी आज वो चंडीगढ़ में भी आ चुकी है। आज 2024 आने वाला है और मॉल का अपने शहर में होना एक ना अलग से एक वो सिंबल माना जाता है कि हम एक बहुत एडवांस्ड सिटी में रह रहे हैं, एक बहुत अर्बनाइज्ड जगह में रह रहे हैं। मतलब ये जो वर्ड है ना मॉल, ये अर्बनाइजेशन से बहुत सिंक्रोनाइज्ड करता है। अब जैसे गुरुग्राम में अगर आपका कभी चक्कर लगता है, दिल्ली में कितने सारे मॉल्स हैं, गुरुग्राम में कितने बड़े बड़े मॉल्स हैं, ये अपने आप में जो मॉल्स हैं वो बहुत बड़े भूल भुलैया हैं। मॉल्स बनने से रोजगार बहुत मिलता है, कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है। और अब मॉल कल्चर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। हर किसी की एस्पिरेशन होती है कि मॉल में जाना है, बड़े बड़े ब्रांड्स, अगर शॉप नहीं भी करना लेकिन बाहर से देख लिया, कुछ खा पी लिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो छुट्टी वाले दिन रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए लोग मॉल जाते हैं। यूनिटी मॉल एक ऐसा एक इनिशिएटिव है जो कि भारत सरकार के द्वारा उठाया गया है, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, टूरिज्म प्रमोट करने में और रिक्रिएशनल स्पेसेस प्रोवाइड करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा। कैसे? बिकॉज इन यूनिटी मॉल्स में शोकेस किया जाएगा हमारे कारीगरों का जो हाथ से बनाया गया, जो हमारे जो चाहे वो जीआई टैग्स होते हैं, चाहे कोई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि शोकेस करने का मौका मिलेगा हमारे कारीगरों को द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो ये एक मार्केट प्लेस की तरह सर्व करेगा जहां पे जो स्टेट्स हैं, अब फॉर एग्जांपल हर एक स्टेट का कोई यूनिक प्रोडक्ट हो सकता है, हर एक स्टेट को किसी ना किसी प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग मिल सकता है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। अब इन लोगों का, अब देखिए ये लोग तो किसी मॉल में जाके इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि अपने प्रोडक्ट्स की सेल कर सके। अब मॉल्स, अब आज के टाइम पे तो जो ब्रांड्स हैं, लुई विटॉन है, गुची है, अब इस तरह के जो ब्रांड्स हैं, वो अब जो हमारे कारीगर भाई हैं, है ना, वो कैसे कंपीट कर सकते हैं इन बड़े ब्रांड्स के साथ। लेकिन पैरेलली इनकी इकोनॉमी को भी बूस्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जो हमारे कारीगर भाई लोग हैं ये इनफॉर्मल इकोनॉमी में आते हैं। तो यूनिटी मॉल्स एक तरह से एक जरिया है कि भाई जो कारीगर हैं, जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, यूनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनको लोगों के साथ जोड़ना, लोग देख सके कि अच्छा हाँ ये प्रोडक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। अब नहीं तो आजकल लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन बाय कर लेते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वहां से बाय कर लिया, या अगर आप मॉल जा रहे हैं तो आप मोस्टली किसी बड़े ब्रांड के स्टोर में जाएंगे, जारा में जाएंगे या लुई फिलिप में जाएंगे। लेकिन व्हाट अबाउट जो लोकल वहां के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो लोकल कारीगर्स ने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, अगर वो भी खरीदने का आपको मौका मिले, तो वोकल फॉर लोकल की वैसे भी आजकल बहुत बात हो रही है। तो इसको हर एक राज्य में स्टैब्लिश करा जाएगा, प्रेफरेबली इसको स्टैब्लिश किया जाएगा जो राज्य की जो राजधानी है वहां पे। पर्पस यूनिटी मॉल का क्या है? मेक इन इंडिया प्रोग्राम को, आत्मनिर्भर भारत की स्पिरिट को और ज्यादा प्रमोट करना, लोकल आर्टिसंस को, लोकल कारीगरों को, चाहे वो लोहार हैं, चाहे वो सुनियार हैं, उनको मौका देना कि वो भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके, और साथ के साथ रोजगार के अवसर उन लोगों के लिए भी फैसिलिटेट करना, साथ के साथ कैसे वो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में हिस्सा ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव की बात करें, ये भारत सरकार के द्वारा इनिशिएटिव काफी ज्यादा जोरों शोरों से प्रमोट किया जा रहा है। ये इनिशिएटिव एम करता है टू इन्विगोरेट लोकल मैन्युफैक्चरिंग, क्रिएटिंग जॉब प्रोस्पेक्ट्स and mitigating economic disparities and also stimulating equitable regional growth across every district in India। तो कैसे लोकल लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप इंकरेज की जा सकती है कारीगरों के बीच में, खास करके वो लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं।
तो एज अ पार्ट ऑफ दिस एंडेवर एक डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट विद यूनिक क्वालिटीज एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ये शोकेस किया जाएगा। आज तक 1100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है और इस इनिशिएटिव के जरिए देश भर में प्रमोट किया जा चुका है। अब देखिए, अब यूनिटी मॉल्स को बनाने के लिए ऑफ कोर्स खर्चा चाहिए। देखिए, अब इकोनॉमी में आप पढ़ते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो कि हम करते हैं एसेट क्रिएशन के लिए, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो खर्चा एसेट क्रिएशन के लिए नहीं होता है। यूनिटी मॉल्स को स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर के चलते फंड दिया जाएगा। तो 13,000 करोड़ का लगभग जो फंड है वो ईयरमार्क किया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है जी, बिकॉज अगर राज्य सरकारें ये मॉल्स खड़ा करने के लिए, बनाने के लिए पैसे खर्च कर रही हैं, तो ऑफ कोर्स इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है, जॉब्स क्रिएट होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो यानी कि एसेट क्रिएशन हो रहा है। जॉब क्रिएशन विल लीड टू मोर कंजम्पशन व्हिच विल अल्टीमेटली लीड टू मोर इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ। अब आपको ये बता दूं, ये जो स्कीम है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर की, इस स्कीम के चलते राज्य सरकारों को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है 50 सालों के लिए। ठीक है, ये अलग से है। एक तो होता ना कि आपको हर एक राज्य सरकार को एक सालाना कोई बोरोइंग लिमिट दी जाती है, उसके ऊपर अगर कोई सरकार कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, कुछ खर्चा करना है, एसेट मेकिंग पर कोई खर्चा करना है, उसके लिए राज्य सरकारें केंद्र सरकार से इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकती हैं 50 सालों के लिए। पर शर्त यह है कि वो खर्चा बिजली के बिल माफ करने के लिए या किसानों के लोन माफ करने के लिए नहीं यूटिलाइज किया जा रहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है। तो मैंने 13,000 करोड़ की बात करी, 5,000 करोड़, आई बेग योर पार्डन, 5,000 करोड़ अंडर द स्कीम दे हैव बीन earmarked फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिटी मॉल्स। स्टेट गवर्नमेंट्स दे नीड टू प्रोवाइड लैंड फॉर फ्री एंड ऑल्सो एलोकेट एडिशनल फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हैं जो प्रपोज्ड यूनिटी मॉल है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, और आप यहाँ पे प्रपोज्ड यूनिटी मॉल उज्जैन में भी देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में। अब डिजाइन की जहां तक बात आती है तो जहां जहां पे यूनिटी मॉल्स अक्रॉस इंडिया बनाए जाएंगे, डिजाइन बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे रखा जाएगा, और इस बात की जिम्मेवारी जो है वो DPIIT की है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। देखिए, ये एजेंसीज के नाम नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, कई बार प्रीलिम्स में ना स्टेटमेंट के तौर पे वो नाम आते हैं किसी नोडल एजेंसी के, किसी सरकारी मिनिस्ट्री के, डिपार्टमेंट के, और वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अमेनिटीज की बात आती है, हर एक यूनिटी मॉल में स्टेट ऑफ द आर्ट फूड कोर्ट होगा, ज्यादातर मॉल्स में फूड कोर्ट आप देखते हैं, पार्किंग फैसिलिटीज होंगी, स्पेसेस होंगे रिक्रिएशनल और कल्चरल एक्टिविटीज के लिए। एडिशनली मॉल में टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्सपीरियंसेस जैसे VR या ऑगमेंटेड रियलिटी डिजिटल डिस्प्लेज, ये सब भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो ऑपरेशंस है और जो मेंटेनेंस है यूनिटी मॉल का, वो PPP फॉर्मेट में होगा। ओनरशिप, क्योंकि जमीन तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं देनी है, ओनरशिप ऑफ द मॉल दैट विल रिमेन विद द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जो ऑपरेशनल और मेंटेनेंस का खर्चा है वो किसी प्राइवेट पार्टी को, प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को वो आउटसोर्स किया जाएगा। देन हम बात करेंगे, हमारा अगला टॉपिक है स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप के बारे। देखिए, ये साल में बहुत एक अहम एक भूमिका भारत ने निभाई, जहां पे भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी थी। स्टार्टअप 20 एक नया एंगेजमेंट ग्रुप है जो कि इस भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के अंदर ही ये एंगेजमेंट ग्रुप को बनाया गया था। इसका काम क्या है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम को हार्मोनाइज करना और कोलैबोरेट करना अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स, बिकॉज जो स्टार्टअप्स हैं वो तेजी से ना कि केवल भारत में बट और भी बहुत सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज और डेवलप्ड इकोनॉमीज में उभर के आ रहे हैं। तो नॉलेज ट्रांसफर बहुत हो सकता है, बिकॉज हमारे दुनिया के सामने, केवल भारत के सामने नहीं, दुनिया के सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं, चाहे वो ग्रीन एनर्जी की बात हो, सस्टेनेबल एनर्जी की बात हो, फाइनेंस की बात आती है, क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है, एग्रीकल्चर की बात आती है। तो ये जो डेलिब्रेशंस हैं, जो बातचीत है स्टार्टअप 20 ग्रुप की, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है 5 टास्क फोर्सेस के अंदर। या वन इज फाउंडेशन, देन इज अलायंस, फाइनेंस, इंक्लूजन एंड सस्टेनेबिलिटी। ज्यादा डिटेल में इन टास्क फोर्सेस को पढ़ने की, समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता हो। स्टार्टअप्स की जहां तक बात आती है, देखिए स्टार्टअप्स दे हैव इमर्ज्ड एज ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, अब ऐसा है कि अब बहुत सारे लोग इस बात पे मजाक उड़ाते थे जब अमित शाह जी ने कहा था कि अगर देश के युवा बेरोजगार हैं तो वो पकौड़े क्यों नहीं तलते हैं। बहुत सारे लोगों ने मीम बनाना शुरू किया था कि अब हम क्या करें, पकौड़े तलना शुरू कर दें। आपको जान के हैरानगी होगी कि लोग आज के टाइम पे पकौड़े हो या समोसे हो, मैं नाम भूल रहा हूँ उस आउटलेट का जो समोसे बनाते हैं, उनका 12,000 करोड़ का टर्नओवर है साल भर का।
मतलब आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी जाके समोसे या पकौड़े तलना शुरू कर दीजिए, लेकिन ये बात जरूर है कि फोकस पिछले 7-8 सालों में जॉब क्रिएशन पे रहा है। जॉब क्रिएशन यानी कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप जॉब सीख कर रहे हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब सीख करना, सिक्योरिटी ऑफ जॉब, दैट इज फाइन, बट कैसे आप बिजनेस के जरिए और जॉब क्रिएट कर सकते हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप, चाहे वो समोसा हो, चाहे वो छोले भटूरे हो, चाहे वो पिज्जा हो, कितने सारे देखिए ऐसे आज के टाइम पे क्यूजीन आउटलेट्स हैं जिनको प्रमोट इंस्टाग्राम भी कर रहा है। तो वो कुछ भी काम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप कुड बी एनीथिंग, है ना, कुड बी एनीथिंग। उसके लिए सरकार की भी कोशिश है, भारत सरकार की कोशिश है कि कैसे स्टार्टअप्स को फाइनेंस दिया जा सकता है, कैसे उनको क्रेडिट दिया जा सकता है। लेकिन यह बात तो तय है कि आने वाले और 5-10 सालों में स्टार्टअप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आपको यह बात बताऊं, ग्लोबल स्टार्टअप इंडस्ट्री की जो वैल्यू है करंटली जो वैल्यू है वो $3 ट्रिलियन की है। वर्ल्ड इकोनॉमी की जीडीपी कितनी है? $90 ट्रिलियन, उसमें से $3 ट्रिलियन ये केवल ग्लोबल स्टार्टअप इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रैपिड ग्रोथ हो रहा है स्टार्टअप सेक्टर्स में। स्टार्टअप्स इंक्रीजिंगली वो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ऐसी टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन। और अल्टीमेटली ये जो कोलैबोरेशन और इनोवेशन है, कैसे ये मदद कर सकता है इकोनॉमीज की, देशों की, कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव कर सके। राइट, देखिए चाइना ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अचीव करे थे। अगर आने वाले 6-7 सालों में इंडिया को, अब पूरी दुनिया लुक फॉरवर्ड कर रही है कि इंडिया वुड बी द कंट्री विच विल सॉर्ट ऑफ लीड द डेवलपिंग वर्ल्ड इन अचीविंग द एसडीजीज। तो इसके लिए स्टार्टअप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो स्टार्टअप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज फार एज जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न, fostering the technological advancement is concerned, and also promoting long term growth. इंडिया के पास थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और ये स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप बना के भारत wants to also seek a position for itself कि भारत कैसे ग्लोबल हब बन सकता है स्टार्टअप्स के लिए। The 5 task forces of Startup 20 worked in tandem to arrive at a consensus in the form of a policy communique, जो कि कैप्चर करता है जो नया सवेरा है इनोवेशन का और जो नया सवेरा है टेक्नोलॉजी का, और क्या इसका इंपैक्ट ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम पे होगा। तो इनके ना एक्शन प्लान में 5 गोल्स आते हैं। पहला तो एक ऐसा ग्लोबल स्टार्टअप डेफिनेशन फ्रेमवर्क को क्रिएट करना और अडॉप्ट करना। देन दूसरी बात आती है, देखिए अब स्टार्टअप ऐसे बोल देने से तो नहीं बन जाता है, आपको क्रेडिट चाहिए, आपको नॉलेज ट्रांसफर चाहिए, आपको मेंटोरशिप चाहिए, आपको टैलेंट ढूंढना पड़ेगा जो कि आपके स्टार्टअप में काम कर सकते हैं। तो कैसे इस प्रॉब्लम का समाधान किया जा सकता है, उस बात को लेकर चर्चा भी इस एंगेजमेंट ग्रुप में करी गई है। देन ऐसे बहुत सारे, अब देखिए हम स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं, हम मुद्रा योजना की बात करते हैं। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि देखिए जो दलित समाज के लोग हैं या जो औरतें हैं, चाहे वो दलित समाज के हैं, ट्राइबल समाज के हैं, जो कि ज्यादा वेल रिप्रेजेंटेड नहीं है, उनको कैसे फाइनेंस दिया जा सकता है। तो अब ये जो प्रॉब्लम है अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स, यानी कि ऐसे ग्रुप्स जिनकी अपेक्षाएं, जिनके सपने बहुत बड़े हैं और वो बिजनेस अपना लार्ज स्केल पे अपना खोलना चाहते हैं, ऐसे जो ग्रुप्स हैं, ऐसी जो कम्युनिटीज हैं, वो दुनिया भर में एग्जिस्ट करती हैं। तो उनकी सहायता कैसे की जा सकती है। एंड देन कल्टिवेटिंग mechanisms to identify and scale startups of global interest, and lastly establish a networked institution across the G20, rather I would say now the G21 economies. So aim क्या है startup 20 engagement group का? यहां पे 3 इंपॉर्टेंट एम्स आते हैं। joint annual investment of the G20 nations in the global startup ecosystem, इसको $1 ट्रिलियन तक रेस करना है by 2030. then number 2, favorable recommendations फ्रेम करना, पॉलिसी डायरेक्टिव्स फ्रेम्स करना, एक्शन इन द 5 एरियाज, जो कि 5 टास्क फोर्स की मैंने आपके साथ बात करी थी, जिसके चलते ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम को हार्मोनाइज किया जा सकता है। एंड देन लास्टली अगेन बिल्डिंग अ नेटवर्क इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग नोडल एजेंसीज अक्रॉस द G20 नेशंस। तो देखिए G20 एक प्लेटफॉर्म 1999 में जो बना था, उस वक्त एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बैकड्रॉप में, जो एशियन इकोनॉमी, साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज में जो क्राइसिस हुआ था, तो तब G20 के बनने का रीजन कुछ और था। लेकिन आज G20 में कितनी बातें हो रही हैं। आज G20 में ग्रीन एनर्जी को लेके बात हो रही है, आज G20 में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज, इंक्लूसिव ग्रोथ, टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, ग्लोबल गवर्नेंस एजेंडा G20 में आज और ब्रॉडर और इंक्लूसिव हो चुका है एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज बैक इन 1999 और 1990
8। नाउ 2 स्कीम्स अंत में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। एक तो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम। देखिए ये जो स्कीम है, अगेन ऐसे बहुत सारे कारीगर हैं, ऐसे बहुत सारे सुनियार हैं, लोहार हैं जो कि काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उनकी जो एफर्ट्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको ग्लोबल या नेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिलता। दे आर अ पार्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नेवरदलेस वो भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी देश की जीडीपी को। तो ये जो ट्रेडिशनल कारीगर हैं, जो क्राफ्ट पीपल हैं, इनको रेफर किया जाता है विश्वकर्मा। एंड दे आर एंगेज्ड इन ऑक्यूपेशंस लाइक ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, लोहार, सुनियार, या अगर हम लकड़हारी की बात करें, इस तरह के कामों में वो एंगेज्ड हैं। तो इनकी जो स्किल्स हैं, जो कि स्किल्स ये एक्वायर करते हैं, कोई दर्जी है, कोई नाई है, ये अब स्किल्स अपने पूर्वजों से, अपने दादा परदादा से ये स्किल्स ये प्राप्त करते आ रहे हैं, और ये जो स्किल्स ले रहे हैं ये गुरु शिष्य मॉडल ऑफ ट्रेडिशनल ट्रेनिंग है। तो फैमिलीज में ही आगे जो कारोबार है, ये आगे उनके बच्चे, उनके आगे जाके बच्चे जो है वो उस कारोबार को एक्सपैंड करते हैं, संभालते हैं। अब इसके चलते एक स्कीम, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम बनाई गई है, जिसका एम है टू इंप्रूव द क्वालिटी एज वेल एज द रीच ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो कि इन कारीगरों के द्वारा बनाई जाती है, ताकि इनको भी और एफिशिएंटली इंटीग्रेट किया जा सके डोमेस्टिक और ग्लोबल वैल्यू चेन्स के अंदर। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि पूरी तरह से भारत सरकार के द्वारा फंडेड है। इसमें 13,000 करोड़ का आउटले दिया गया है। ये स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा बाय द MOSME, द MSDE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और इसका जो इनिशियली इंप्लीमेंट जो पीरियड है दैट इज अप टू 5 years, अप टू 2027-28। देन लास्टली जो दूसरी स्कीम की मैं बात करना चाहता हूं वो है गति शक्ति योजना। नाम से ही यहाँ पे काफी सरल तरीके से आप समझ सकते हैं स्कीम का उद्देश्य क्या होगा। आत्मनिर्भरता अचीव करना, और $5 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी हो चुकी है, और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना आने वाले 2 साल में अचीव करना बहुत ज़रूरी है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी चैलेंजेस ना हो, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस ना हो। इसके लिए जो तालमेल है वो बढ़ाना बहुत ज़रूरी है अमंगस्ट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट एज अ प्रोपोर्शन टू जीडीपी इज द मैक्सिमम इन इंडिया, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो अब अगर हमने इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमने और ज़्यादा बढ़ाना है, तो तेज़ी से करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे ड्रीम्स काफ़ी हैं, भारत के एम्बिशंस काफ़ी हैं, और हमारे पास समय बहुत कम है अगर हमने विकसित बनना है। तो अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को अडॉप्ट किया गया था। Now, this adopts a whole of the government approach and cooperative federalism to transform India's infrastructural landscape. तो इसका मेन मकसद क्या रहेगा कि देखिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के ऊपर एम्फसाइज किया जाएगा, चाहे वो थ्रू रोड, रेल, सी, कोई मर्जी माध्यम से हो, और लॉजिस्टिक्स के मामले में एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है, ताकि चाहे वो मूवमेंट ऑफ पीपल है, चाहे वो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, सर्विसेज हैं, वो अक्रॉस द कंट्री कैसे सीमलेसली मूव कर सकते हैं। और 27 मिनिस्ट्रीज को यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि किसी किस्म का ढील ना हो, किसी किस्म की रेड टेपिज्म ना हो, और किसी किस्म की ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी इन मिनिस्ट्रीज के बीच में ना आए, और ये मिनिस्ट्रीज के बीच में तालमेल कैसे बेहतर हो सकता है, उसके लिए ये स्कीम निकाली गई है। बाकी दोस्तों आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर हम एसए कोर्सेज की बात करें तो अभी एज ऑफ नाउ हम पंजाब, उत्तर प्रदेश, इवन ओडिशा, असम, इन स्टेट्स के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं, जहां पे हम इन स्टेट्स के लिए भी इंडिविजुअली एसए के कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। यदि आप इन राज्यों में से आते हैं और यदि आप इच्छुक हैं हमारे एसए कोर्सेज का हिस्सा बनने के लिए, मेरे से मेंटरशिप लेने के लिए, तो ये टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, इन्फॉर्मेशन लें और आपकी पूरी सहायता की जाएगी। बाकी विदा लेते हैं, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना, सर्दी बढ़ रही है नॉर्थ इंडिया में, और अपने गले का ध्यान रखिए। वैसे भी दिन ब दिन कोई ना कोई नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, अब कोविड का एक नया वेरिएंट आ चुका है, तो आप अपने गले का खास ख्याल रखें और अपनी सेहत का और अपने घर वालों का भी अच्छा ख्याल रखें। चलिए जी, मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शब्बा खैर, थैंक यू।